Hello everyone, welcome to the Bharat Academy. Myself Manoj Thaplyal and now we shall discuss two-way ANOVA. What is two-way ANOVA? Two-way ANOVA is the extension of one-way ANOVA in terms of taking second factor into analysis of experiment. As you know student, जैसे कि आपको पता ही है वन वे अनोवा में हमारे पास वन इंडिपेंडेंट फैक्टर या वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, लेकिन इन टू वे अनोवा वी हैव टू इंडिपेंडेंट फैक्टर्स और वेरिएबल्स. और वन वे अनोवा और टू वे अनोवा रिफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अनोवा. हमारे अनोवा के अंदर कितने इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसी पे निर्भर करता है कि हमारा जो अनोवा है दैट इज वन वे अनोवा और टू वे अनोवा. वन वे अनोवा हैज वन इंडिपेंडेंट फैक्टर विद टू और मोर ग्रुप्स और लेवल्स. हमारे वन वे अनोवा में क्या होता है, केवल एक इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है और जिसके जो खुद भी अलग अलग सब ग्रुप्स या लेवल्स में बटा हुआ होता है. जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं. लेट अस कंसिडर एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऑफ टीचिंग मेथड टू इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ ऑफ टीचिंग टू द स्टूडेंट्स वाया द ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड और वीडियो लेक्चर बेस्ड मोड. तो इस एग्जांपल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज टीचिंग मेथड एंड जो लेवल्स है, हमने कहा था ना कि वन वे अनोवा में वन इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है जिसके अंदर खुद दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स या लेवल्स होते हैं. तो ये टीचिंग मेथड हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया इस एग्जांपल में, और लेवल इसके हो गए ऑनलाइन मोड हो गया पहला, दूसरा ऑफलाइन मोड हो गया, तीसरा वीडियो लेक्चर बेस्ड मोड हो गया. तो ये लेवल्स कहलाते हैं. इसी तरह से टू वे अनोवा हैज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विद टू और मोर ग्रुप्स और लेवल्स. टू वे अनोवा में क्या होता है, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो खुद में दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स या लेवल्स में बटे होते हैं. तो इसी तरह से इस केस में अगर हम टू वे अनोवा की बात करें तो टीचिंग मेथड में हमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ऐड करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ किया है इंटेलिजेंस को. तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैंने ले लिए. फर्स्ट इज टीचिंग मेथड एंड सेकंड इज इंटेलिजेंस. और टीचिंग मेथड्स के जो लेवल्स हो सकते हैं या टीचिंग मेथड के डिफरेंट मोड हो सकते हैं, उनमें से अलग अलग ग्रुप्स में इनको बनाने की कोशिश करी है. टीचिंग मेथड्स को डिवाइड किया, ऑनलाइन मोड हो गया, ऑफलाइन मोड हो गया और वीडियो लेक्चर मोड हो गया. दो से ज्यादा लेवल्स हो गए खुद एक टीचिंग मेथड के, जो कि पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल था. इसी में जो सेकंड इंडिपेंडेंट फैक्टर या वेरिएबल मैंने लिया दैट इज इंटेलिजेंस. इसको भी डिवाइड कर दिया मैंने, हाई, एवरेज और लो. ये तीन अलग अलग ग्रुप्स या लेवल्स में मैंने डिवाइड किया. तुम इनको और चार पांच मोड में भी डिवाइड कर सकते हो, चार पांच ग्रुप्स और इसमें ऐड कर सकते हो. हाई, एवरेज, लो तो था ही, तो आप इसमें और ज्यादा मॉडरेट कर सकते हो, वेरी हाई कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ तीन ही इसके लेवल्स लिए इंटेलिजेंस के, हाई, एवरेज एंड लो. तो जो सेकंड फैक्टर होना चाहिए या सेकंड वेरिएबल होना चाहिए दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू द फर्स्ट फैक्टर इन टू वे अनोवा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू वे अनोवा में मैंने बोला कि दो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होंगे और जो दूसरा इंडिपेंडेंट फैक्टर होगा, सेकंड इंडिपेंडेंट फैक्टर, दैट मस्ट बी टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट फैक्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Hope you have understood what is two-way ANOVA. Now we come to the next one. In two-way ANOVA, two independent factors influence the different sample groups or level. Two-way ANOVA में क्या होता है, मैंने जैसे बताया, इसमें दो फैक्टर्स या दो वेरिएबल्स लेते हैं जो पूरे सैंपल ग्रुप्स को हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं. तो इन two-way ANOVA, we want to know the two independent variables in combinations effect a dependent variable. हम यहाँ क्या देखते हैं टू वे अनोवा में कि दो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका कंबाइंड इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ा. इन टू वे अनोवा डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टू डिफरेंट क्राइटेरिया, वन अकॉर्डिंग टू रो वाइज एंड अदर अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज. इन टू वे अनोवा में क्या होता है कि डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं टू डिफरेंट क्राइटेरिया. एक अकॉर्डिंग टू रो वाइज हम क्लासिफाई करते हैं और दूसरा जो इंडिपेंडेंट फैक्टर है उसको हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज. मैं इस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं. इन एन एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ वेराइटीज ऑफ सीड्स
and different types of fertilizers on the average yield of crop। तो इसमें देखिए दो इंडिपेंडेंट फैक्टर मैंने लिए, एक तो लिया वेराइटीज ऑफ सीड्स और दूसरा ले लिया डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स। दो इंडिपेंडेंट फैक्टर ले लिए एंड जो एवरेज यील्ड है क्रॉप की, एवरेज क्रॉप यील्ड, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों का डिपेंडेंट फैक्टर जो यील्ड है, एवरेज यील्ड ऑफ क्रॉप, उस पे हम इसका असर देखते हैं। ये तो है फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड द एयर पोल्यूशन ऑन द लंग कैंसर। तो इसमें है क्या, जो तुम्हारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट फैक्टर है दैट इज स्मोकिंग एंड सेकंड इंडिपेंडेंट फैक्टर इज एयर पोल्यूशन। इन दोनों इंडिपेंडेंट फैक्टर का हम इफेक्ट देख रहे हैं on lung cancer, which is a dependent variable. In both the cases, we use two-way ANOVA since there are two independent factors, and we just try to find out their effect on dependent factor. So in two-way ANOVA, we have two independent factors. The levels of second factors are often determined by grouping of subjects or units used in investigation. जो टू वे एनोवा है, इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स पूछते हैं, जैसे आपको पता ही है। द लेवल ऑफ सेकंड फैक्टर, जो जो सेकंड फैक्टर का जो लेवल है, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उसमें हम ग्रुपिंग करते हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में पे बेस्ड होती है। एज सच इट इज कॉल्ड ब्लॉकिंग फैक्टर, जिसको कि हम ब्लॉकिंग फैक्टर भी बोलते हैं, बिकॉज इट प्लेसेस द सब्जेक्ट और यूनिट इन होमोजेनियस ग्रुप्स, दोज आर कॉल्ड ब्लॉक्स। ये क्या करता है, इसमें हम अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनको होमोजेनियस ग्रुप्स में हम उनको एडजस्ट करते हैं, जिनको कि होमोजेनियस ग्रुप्स हमारे जो कि ब्लॉक्स कहलाते हैं। तो दिस डिजाइन इज जनरली कॉल्ड रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। जो टू वे अनोवा है, इसको हम रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन भी कहते हैं, जबकि वाइल वन वे अनोवा इज कॉल्ड कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन। जबकि वन वे अनोवा जिसमें कि एक ही इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है, उसको कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन सीआरडी बोलते हैं। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट टू वे अनोवा। नाउ वी कम टू द assumptions ऑफ टू वे अनोवा। क्या है टू वे अनोवा के assumptions? First is dependent variable should be continuous, that should be measured on a scale which can be subdivided using increment। क्या है ये जो डिपेंड, मैंने अभी डिस्कस किया था डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं बता दूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल व्हिच कैन बी चेंज्ड एंड कंट्रोल्ड इन आवर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट to test the effect on the dependent variable, or dependent variable which are to be tested or which are to be measured in a scientific experiment। and यही है, अभी बताया हमने कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, पहला है इसमें assumption दैट शुड बी कंटिन्यू, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, और दैट शुड बी मेजर्ड ऑन एन स्केल, ऐसे स्केल पे मेजर किया जाना चाहिए कि जिसको हम दैट कैन बी सब डिवाइडेड इन इंक्रीमेंट, जिसको हम अलग अलग ग्रुप्स में आगे डिवाइड कर सके। सपोज वेट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, सपोज कीजिए वेट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हमने केजी में मेजर किया। इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू ग्राम्स और मिलीग्राम्स, इसको हम ग्राम और मिलीग्राम में भी सब डिवाइड कर सकते हैं। तो यही मतलब है इंक्रीमेंट का। और सेकंड assumption is independent variable should be in categorical and independent groups। जो हमारे independent variable होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं। सपोज करो योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इंटेलिजेंस। दिस इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, सपोज हाई, लो एंड एवरेज, जो कि टोटली इंडिपेंडेंट होंगे। एक रेंज होगी इनकी कि इतने से इतने तक ये लो है, इतने से इतने रेंज तक ये एवरेज है, और इतने से इतने रेंज तक ये हाई है। तो ये ओवरलैपिंग नहीं होगी इसमें, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी इन कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट ग्रुप्स कहा गया है। थर्ड इज सैंपल इंडिपेंडेंस। और ये सैंपल इंडिपेंडेंस में क्या होगा, ईच सैंपल हैज बीन ड्रॉन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सैंपल।
इसका मतलब ये है कि अगर एक सैंपल हमने सेलेक्ट किया तो उसका दूसरे सैंपल के सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द सिलेक्शन ऑफ वन सैंपल इज टोटली इंडिपेंडेंट टू द अदर सैंपल। नेक्स्ट assumption is normality. Each sample is taken from a normally distributed population. इसका मतलब यह है कि जो भी सैंपल मैं लूंगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से लूंगा। इसका मतलब जो भी मेरे वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल हमारे एनपीसी को फॉलो करना चाहिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट इज वेरिएंस ऑफ इक्वालिटी। वेरिएंस ऑफ डाटा इन डिफरेंट ग्रुप्स और सैंपल शुड बी सेम। जितने भी हमारे सैंपल्स हैं उनका जो वेरिएंसेस होना चाहिए दैट शुड बी सेम, वो सेम रहना चाहिए। आगे चलते हैं। इन टू वे अनोवा क्या होता है? टू वे अनोवा में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वन वे अनोवा टोटल वेरिएशन इज स्प्लिट इनटू टू वेरिएशन, दैट इज वेरिएशन ड्यू टू सैंपल और वेरिएशन ड्यू टू एरर। एरर वेरिएंस यू कैन कॉल देम। लेकिन इन टू वे अनोवा the total variance is split into three parts: variation between columns and variation between rows, and the last one variation due to experimental error। तो टू वे अनोवा में जो टोटल वेरिएशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू वेरिएशन बिटवीन कॉलम, जिसको हम सैंपल और ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, प्लस वेरिएशन बिटवीन रोज जिसको हम ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं, वेरिएशन बिटवीन ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ड्यू टू ब्लॉक बोल सकते हैं, और प्लस थर्ड है वेरिएशन ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल एरर जिसको हम रेसिडुअल वेरिएंस या एरर वेरिएंस भी बोलते हैं। तो इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स प्लस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज प्लस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल एरर। तो इसको हम शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर मीन्स एस एस टी इज इक्वल टू एस एस सी प्लस एस एस आर प्लस एस एस ई। तो दिस इज ऑल अबाउट टू वे अनोवा कि टोटल वेरिएशन जो है इज स्प्लिट इनटू थ्री कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। फर्स्ट इज वेरिएशन बिटवीन कॉलम्स प्लस वेरिएशन बिटवीन रोज प्लस वेरिएशन ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल एरर। तो these are the all assumptions and variations, total variations. Now we come to the third one. In two-way ANOVA, this is very important. In two-way ANOVA, the number of observations in each columns are equal and number of observation in each row are also equal. But this is not the case in one-way ANOVA. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। टू वे अनोवा जो होता है स्टूडेंट, इसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं हर एक कॉलम में या हर एक रो में वो सेम होने चाहिए। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं ईच कॉलम, हर एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर एक कॉलम में वो भी इक्वल होना चाहिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच रो में भी इक्वल रहने चाहिए सारे ऑब्जर्वेशंस। लेकिन बट दिस इज नॉट द केस इन वन वे अनोवा। जबकि वन वे अनोवा में ऐसा नहीं होता। वन वे अनोवा में तुम्हारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग चेंज हो सकते हैं, एक जैसे नहीं रह सकते। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, इसी से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा जो क्वेश्चन है दैट इज वेदर दैट इज बेस्ड ऑन वन वे और टू वे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ वन वे अनोवा। हियर वी हैव ओनली वन फैक्टर जिसके कि तीन लेवल्स हैं एबीसी। एबीसी है, इनमें ये ऑब्जर्वेशन है 33, 31, 40, 42। फर्स्ट रो है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 1 2 3 4। और सेकंड रो, सेकंड जो लेवल है बी उसमें ऑब्जर्वेशन है 1 2 3। इसमें तीन ही है। और जो लास्ट जो लेवल है इसमें जो ऑब्जर्वेशन है 28 20, इसमें दो ही है। तो कहने का मतलब फर्स्ट रो में थे तुम्हारे चार, फोर, सेकंड रो में ऑब्जर्वेशंस थे तीन, और थर्ड रो में जो ऑब्जर्वेशन थे वो टू थे। कहने का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच रो आर नॉट इक्वल्स। हियर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच रो आर नॉट सेम और इक्वल, दैट्स व्हाई दिस इज one way ANOVA. Now we come to the second example. Here we have two factors with the different levels of each factor. यहाँ हमारे पास दो factors है। One is this one, this is one factor
one factor, or this is your second factor. One factor has different levels PQRS and second factor has these three levels ABC. इसमें आप इंटरेस्टिंग चीज देखना है, जो फर्स्ट रो है 1 2 3 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 4। सेकेंड रो में भी आप देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 4। थर्ड रो में भी देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 4। कहने का मतलब हर एक रो में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल हैं, जो कि 4 है। इसी तरह से कॉलम के अलोंग देखिए, हर एक कॉलम में जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ईच कॉलम देयर आर 3, 43, 35, 25। नेक्स्ट में देखिए 41, 34, 29। आर में भी देखिए 45, 36, 33। All the elements, all the observations in each columns are also same, that is 3। हर एक ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशंस है कॉलम के अलोंग, सारे कॉलम में वो 3 है, सारे के सारे कॉलम में सेम है। तो इसीलिए ये जो हमारा एग्जाम्पल है, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन टू वे अनोवा। नाउ वी कम टू द थर्ड वन। थर्ड एग्जाम्पल में भी देखिए, दिस इज योर फर्स्ट factor and this is your second factor. In first factor, this has been classified into 4 levels P, Q, R, S, and along rows second factor, this has been classified into 3 levels A, B, C। इसमें आप इंटरेस्टिंग चीज ये देख रहे हैं, number of observations first row, this is 4। Number of observations in third row, in second row I must say, this is again 4। लेकिन number of observations in third row, this is 1 2 3, this is 3। It means number of observations in each row are not same। Similarly, number of observations in each column, first column this is 3, second column this is 3, third column it has only 2 observations। Again, the number of observations in each column, that is not same, though there are two factors which has been classified. One factor is classified PQRS, other factor, second factor is classified into 3 levels ABC। Though we have two factors, but the number of observation in each row is not same, and number of observation in each column, that is not equal. Hence, it is not two-way ANOVA, it is actually one-way. Now we come to the next one, two-way classification. What is the classification of two-way ANOVA? Layout of two-way ANOVA. Suppose there are C columns, 1 2 3 up to C columns, and there are R rows, 1 2 3 4 up to R. These are arranged in a rectangular table. In two-way ANOVA, we have already discussed so many times the number of observations in each columns are same. Number of observation in each row, that is also same. Now this is the table. This is first independent factor, I must say, and this is your second independent factor. And first independent factor is classified into different levels x1, x2, x3 up to C. And similarly, the second independent factor has been classified into different levels y1, y2, y3 up to R। नंबर ऑफ कॉलम्स आर सी, नंबर ऑफ रोज आर आर। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसको कॉलम टोटल एंड रो टोटल वी विल कैलकुलेट। सपोज दिस इज समेशन y1, total of all the observations in first row। This is summation y2, total of all the observations in second row। And summation y3 is the total of all the observations of third row। Similarly, जो first column का total है, that is summation x1, second column का जो total है, that is summation x2, and third column का जो total है, that is summation x3। अगेन एक टेबल और बनाते हैं, क्योंकि मुझे डिफरेंट सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है। कभी हमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल निकालना है, कभी सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम निकालना है, कभी सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज निकालना है। तो उसके लिए मुझे कुछ और कैलकुलेशन चाहिए होंगी। तो पहले टेबल को मैंने थोड़ा सा और रिफाइन किया है। तो इसमें क्या करा, वही
x1 x2 x3 देयर वर 3 सैंपल्स अप टू c। और हर एक कॉलम फर्स्ट x1 का मैंने x1 स्क्वायर निकाला कॉलम का, x2 स्क्वायर है तो x2 सेकंड सैंपल का स्क्वायर किया, x2 स्क्वायर थर्ड सैंपल का स्क्वायर, x3 स्क्वायर, तो इनका भी टोटल मैंने लिया है। फर्स्ट कॉलम का टोटल तो लिया ही लिया है समेशन x1, इस तरह से उनके स्क्वायर्ड वैल्यूज का टोटल, दिस इज समेशन x1 स्क्वायर। Similarly, second sample summation x2, its summation is summation x2. Third its squared values are x2 square, so their total is summation x2 square. Third sample is x3, its summation is summation x3. Squared values of थर्ड सैंपल x3 स्क्वायर, दिस इज समेशन x3 होल स्क्वायर। तो ये मैंने निकाल दिया। ये g जो ये किनारे पे मैंने लिखा है, दिस इज ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल या तो रो के अलोंग समेशन y1 प्लस समेशन y2 प्लस समेशन y3, और या समेशन x1 प्लस समेशन x2 प्लस समेशन x3 कर दीजिए, इनको भी टोटल करिए तो यू विल ग्रैंड टोटल। आइदर यू ऐड इट अलोंग रो और अलोंग कॉलम, यू विल गेट द सेम वैल्यू। नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक। सबसे पहले, चाहे वन वे अनोवा हो, टू वे अनोवा हो, या कोई भी टेस्ट हो स्टैटिस्टिक्स में, वी फॉर्म first of all we form null hypothesis. Since we have two independent factor, one is classified according to row and another one is classified according to columns, तो वहाँ दो तरह के हमारे null hypothesis होगा, एक तो अकॉर्डिंग रो वाइज होगा और एक होगा कॉलम वाइज। तो रो वाइज हम ये मान के चलते हैं null hypothesis H नॉट कि रो मीन्स आर इक्वल, मीन्स mu1 इक्वल टू mu2 इक्वल टू mu3 एंड सो ऑन। जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारे जितने भी लेवल्स हैं, उनका जो रो के अलोंग देयर मीन्स आर इक्वल। अल्टरनेटिव एटलीस्ट टू मीन्स विल बी डिफरेंट। तो हमने ले लिया mu1 is not equal to mu2 is not equal to mu3 and so on. रो मीन्स आर नॉट इक्वल। जो h0 डैश हमने दिखाया, ये कॉलम के अलोंग दिखाया। h नॉट डैश इज mu1 डैश इज इक्वल टू mu2 डैश इक्वल टू mu3 डैश एंड सो ऑन। इसी में भी, इसमें भी कॉलम मीन्स आर इक्वल, और जो इसका ऑल्टरनेटिव होगा एच नॉट डैश का, mu1 डैश इज नॉट इक्वल टू mu2 डैश इज नॉट इक्वल टू mu3 डैश इज नॉट इक्वल टू एंड सो ऑन। इसमें भी ये दिखाएंगे कि कॉलम मीन्स आर नॉट इक्वल। कॉलम रो आप किसी को भी, एक को रो दिखा दीजिए, एक को कॉलम दिखा दीजिए। ग्रैंड टोटल अभी हमने डिस्कस किया था, तो ग्रैंड टोटल क्या है? ग्रैंड टोटल को हम जी से दिखाते हैं। ये है समेशन x1 प्लस समेशन x2 प्लस समेशन x3 एंड सो ऑन, और समेशन y1 प्लस समेशन y2 प्लस समेशन y3 एंड सो ऑन। ये तुम्हारा ग्रैंड टोटल है। इसी तरह से जो यहाँ जो कैपिटल N हम निकालेंगे, तो ये होगा n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। ये n1 n2 3 क्या है? यहाँ देखिए, n1 n2 n3 ये है हमारे कॉलम में कितने ऑब्जर्वेशंस थे। फर्स्ट कॉलम में n1, सेकंड कॉलम में n2, थर्ड कॉलम में n3, इसी तरह से चलता जाएगा अप टू c। तो वो n1 n2 n3 हो गए। जो सेकंड कॉलम, जो हमारा फर्स्ट रो का ऑब्जर्वेशन है, टोटल ऑब्जर्वेशन दैट वाज m1, सेकंड रो का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर m2, थर्ड रो का जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस इज m3 एंड सो ऑन। यही है। और हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, हमने कहा कि हमारे पास सी कॉलम्स हैं कुल मिला के और आर रोज है, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? आर इंटू सी, नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रोज। ये भी हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड इज करेक्शन फैक्टर। फर्स्ट वन वे अनोवा में सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि करेक्शन फैक्टर टू वे अनोवा में वही है, जी स्क्वायर अपॉन एन। G is the grand total, capital N is the total number of observations. Fourth is sum of square between samples, इसको हम between columns भी बोलते हैं, between treatment भी बोलते हैं, इसको हम SSC से दिखाते हैं। ये होता है summation x1 its whole square upon n1 plus summation x2 its whole square upon n2 plus summation x3 its whole square upon n3 and so on, माइनस इस सबको आप ऐड कीजिए और उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस कर दीजिए, माइनस CF। n1 n2 n3 बताया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम्स। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकलेगा बिटवीन सैंपल या बिटवीन कॉलम में? ये होगा c माइनस 1। c है नंबर ऑफ कॉलम्स, आपको साफ साफ बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे c है, नंबर ऑफ रोज हैं r। इसी तरह से जो नेक्स्ट सम ऑफ स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ब्लॉक्स या बिटवीन रोज
you can call SSR. This is equal to summation y1 its whole square upon m1 plus summation y2 its whole square upon m2 plus summation y3 its whole square m3 and so on. इन सबको ऐड कीजिए माइनस CF. M1, M2, M3, these are number of observation in first, second and third row. ये आपने बता दिया. नंबर ऑफ रोज अगर R हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में हो जाएगा R-1 where R is the number of rows. तो ये हमारी सारी कैलकुलेशन वर्क हमारा चल रहा है. नेक्स्ट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल जो मेन है. एस एस टी इक्वल टू समेशन x1 स्क्वायर प्लस समेशन x2 स्क्वायर प्लस समेशन x3 स्क्वायर एंड सो ऑन. इसको ऐड कीजिए माइनस CF. इस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा आपको पता ही है, कैपिटल N हमने टोटल ऑब्जर्वेशंस ले रखे हैं R into C. इस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दैट इज N-1. Number of observations -1, you know. As you know, in two-way ANOVA, the total variation SST is equal to SSC plus SSR plus SSE. We have already discussed this point. From this equation, we can get SSE, sum of square within sample या sum of square due to error or error variance. You can call SSE will be SST minus SSC plus SSR. इस इक्वेशन से हम, क्योंकि तीनों वैल्यूज हमें पता है, SST we know, SSC we know, SSR we know, we can calculate SSE. और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो टोटल में से डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉलम वाइज दैट वाज C-1, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रो वाइज था R-1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट N minus C minus R plus 1. This is plus 1. I have written here. तो N was R into C, you know, R into C minus C minus R minus 1. तो ये इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो वी गेट R minus 1 into C minus 1. तो दिस इज एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर वेरिएंस. नेक्स्ट इसमें हम निकालते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स, कॉलम्स और ट्रीटमेंट, सब एक ही चीज को बोलते हैं MSC. दिस विल बी SSC अपॉन C-1. मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ब्लॉक्स या रोज वाइज निकालेंगे तो दिस इज SSR अपॉन R-1 को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देना है सम ऑफ स्क्वायर को. थर्ड नेक्स्ट इज मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल या एरर वेरिएंस, MSE बोलते हैं इसको. SSE अपॉन R, जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने अभी निकाला R-1 इंटू C-1. और लास्ट में F रेशियो कैलकुलेट करेंगे अलोंग कॉलम वाइज. दिस विल बी मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम अपॉन एरर वेरिएंस MSE. और जो रो वाइज कैलकुलेट करेंगे F रेशियो दैट विल बी MSR मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज अपॉन एरर वेरिएंस MSR. तो ये हमारा सारा कैलकुलेशन वर्क होगा. और लास्ट में यू नो we form a two-way ANOVA table. सेम है जैसा वन वे ANOVA टेबल था. फर्स्ट जो कॉलम है दैट इज SV, सोर्स ऑफ वेरिएशन इसको बोलते थे. SS सम ऑफ स्क्वायर, DF डिग्री ऑफ फ्रीडम, MSS मीन सम ऑफ स्क्वायर. दिस इज एक्चुअली योर वेरिएंस. F कैल और F टैब वैल्यू. सोर्स ऑफ वेरिएशन थे दो, बिटवीन सैंपल और बिटवीन ब्लॉक्स. दो सोर्स ऑफ वेरिएशन थे. तीसरा हमारा विद इन सैंपल था एरर वेरिएंस का. बिटवीन सैंपल्स को बोलते हैं SSC, क्योंकि कॉलम के अलोंग हमने इसको क्लासिफाई किया. बिटवीन ब्लॉक्स इसको SSR, रो वाइज हमने इसको क्लासिफाई किया. विद इन एरर इसको SSE बोलते हैं. और टोटल हो गया SST. इन सब का टोटल SSC प्लस SSR प्लस SSE, दिस इज SST. यही तो है टोटल हमारा टू है नोवा. इसमें जो बिटवीन सैंपल्स है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम C-1, दिस इज न्यू वन. बिटवीन ब्लॉक्स या रोज दिस इज इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज R-1. इसको हमने न्यू टू से दिखाया. विद इन सैंपल या एरर वेरिएंस का जो SSC का जो तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम था अभी हमने प्रूव किया कि दिस इज C-1 इंटू R-1. इसको न्यू 3 से दिखाया. टोटल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था दैट वाज कैपिटल N-1. अब निकालते हैं एक एक करके. जो MSC है मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल या बिटवीन कॉलम, इसको MSC बोलते हैं. ये होता है सम ऑफ स्क्वायर SSC अपॉन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज C-1. बिटवीन ब्लॉक्स या बिटवीन रोज का जो मीन सम ऑफ स्क्वायर है इसको दिखाते हैं MSR मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रो. दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज अपॉन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम SSR अपॉन R-1. इसी तरह से
एरर वेरिएंस के केस में जो एमएसई होगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, इट विल बी इट्स सोर्स ऑफ वेरिएशन एसएसई सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम सी माइनस वन इंटू आर माइनस वन। अब इनकी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं। एफ कैल, ये है कॉलम वाइज एफ कैल वैल्यू। इसमें जो कॉलम वाइज हमने सैंपल्स को या तुम्हारे ट्रीटमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया था, तो एफ cal along column wise will be mean sum of square between column upon error variance MSC upon MSE हो जाएगा ये। इसी तरह से रो वाइज जो कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी MSR mean sum of square between row MSR upon error variance mean sum of square due to error MSE। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल दी अलोंग कॉलम, और दिस इज अलोंग रो। और इसकी जो टेबुलेटेड वैल्यू होगी सैंपल्स के केस में, बिटवीन सैंपल के, जो मैं एफ टैब निकालूंगा, इसमें न्यू वन था तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम सैंपल का, और न्यू थ्री था एरर से करते हैं, एरर वेरिएंस वाले से। तो न्यू वन न्यू थ्री और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा पे टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, तो ये बिटवीन सैंपल वैल्यूज का टेबुलेटेड वैल्यू आ जाएगा। और बिटवीन ब्लॉक्स का जो टेबुलेटेड वैल्यू होगा, तो इसमें जो ब्लॉक के अलोंग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था दैट वाज न्यू टू, और एरर का ही फिर से देख लीजिए न्यू थ्री, न्यू टू न्यू थ्री, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो टेबुलेटेड वैल्यू आएगी वो एफ टैब होगी अलोंग रो वाइज। तो मैंने इसको दोनों तरफ से निकाल दिया। यहाँ तो मैं दो हाइपोथेसिस फॉर्म करनी पड़ती है, उस हिसाब से डिसीजन भी दो ही होंगे, एक तो होगा कॉलम वाइज और दूसरा होगा रो वाइज। तो डिसीजन अल्टीमेटली फर्स्ट इज इफ एफ सी मतलब कॉलम वाइज जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, इफ दिस इज लेस देन इक्वल टू योर टेबुलेटेड वैल्यू एफ न्यू वन न्यू थ्री एट अल्फा, तो देन नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अगर कॉलम वाइज कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से कम या उसके बराबर आती है तो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इफ calculated value is greater than tabulated value along column wise, then null hypothesis is rejected. I come to the next one along row. If fr calculated value along r is less than equal to tabulated value at f nu 2 nu 3 alpha, then null hypothesis is accepted. And if calculated value along row wise is greater than tabulated value, तो then the null hypothesis is rejected। हम यही करते हैं वन वे या टू वे में, अपनी हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट कराते हैं या रिजेक्ट कराते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशंस। तो दिस इज ऑल अबाउट टू वे ANOVA। I hope you have understood what is two way ANOVA and what is the difference between these two, one way ANOVA and two way ANOVA। And with this, our lecture is over. Now, students, if you have found this video interesting and helpful, please like this video and subscribe my channel. Thank you. Thank you very much for being with me. Thank you. Thank you.